हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है हाई एल्टीट्यूड एंड डीप सी फिजियोलॉजी। दोनों ही टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो इसको छोड़ के मत जाना। बहुत ही कॉमनली आज है और बहुत ही जनरल नॉलेज का ही है पूरा जो खेल है यहाँ पे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी में एक्लिमेटाइजेशन पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है एक्लिमेटाइजेशन होता है इसके अंदर, हम उसको पढ़ने वाले हैं। एंड डीप सी फिजियोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्लिमेटाइजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीप सी फिजियोलॉजी में हमारा डीकम्प्रेशन सिकनेस है, जिसको हम बेंड्स भी बोलते हैं। क्लियर। ये दोनों चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। छोटा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तुम्हारे लिए मैं पूरी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स बना रहा हूँ। हम रेस्पिरेटरी यूनिट ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। हाइपोक्सिया इसके बाद आएगा, लास्ट लेक्चर है रेस्पिरेटरी यूनिट का। उसके बाद मसल फिजियोलॉजी के 3 लेक्चर रहेंगे जस्ट, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं इतना, और उसके बाद हम ऐसे मूव ऑन करते रहेंगे। सब्सक्राइब करो ताकि सारे लेक्चर्स जो हैं जैसे जैसे आते जाए तुमको पता चलता जाए। और अगर तुम लोग का कोई डाउट होता है, तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। और अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए तुम लोग मेरे को अनफिल्टर्ड मेडिको नाम से फॉलो कर सकते हो। कहाँ पे? ऑफकोर्स टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके तुम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, विच इज आर हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? क्या होता है, जब हम माउंटेन्स में जाते हैं, ठीक है, ये मान लो माउंटेन्स हैं, उस पर हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। और हम जानते हैं कि अगर किसी गैस को एक्सचेंज होना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंस पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, उतना ही उसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो डिक्रीज होता जाएगा, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होगी वो कम होती जाएगी। ये हमने सब पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन में। इसकी वजह से हमारी बॉडी को कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं हमारे सिस्टम में, जैसे कि आरबीसी काउंट बढ़ता है, हमारे ब्रीथिंग का रेट बढ़ता है, डेप्थ बढ़ती है। ये सारे काम जो होते हैं हमारी बॉडी करती है अंडर विच कंडीशन, जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं। तो इसी का मतलब होता है एक्लिमेटाइजेशन। हमारी जो कंडीशंस आई हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज करती है। इस प्रोसेस को हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। क्लियर। Acclimatization refers to the physiological or behavioral adjustments that an organism undergoes in responses to changes in its environment. कोई environment में change आ रहा है, जैसे कि माउंटेन्स पे गए तो चेंज हुआ हमारा environment। जनरली जब प्लेन्स में रहते हैं जो लोग, वो माउंटेन्स में जाएंगे तो उनके साथ होगा, लेकिन जब माउंटेन में रहने वाले लोग प्लेन्स में आएंगे तो उनकी बॉडी अलग तरीके से एक्लिमेटाइज करेगी, particularly related to the climatic or environmental conditions. These adaptations help the organism better cope with the new environmental circumstances. Acclimatization to high altitude involves several physiological adjustments that occur over days to weeks as the body attempts to compensate for the decreased oxygen levels. Some of the key adaptations include, जनरली क्या होता है, जब आप देखोगे किसी जो रेसिडेंट है, माउंटेन्स में रहने वाले लोग हैं, उनका जब आप ब्लड टेस्ट करोगे तो उनमें आरबीसी काउंट ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऐसा अडाप्ट करा हुआ है अपनी बॉडी को कि वहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपने आप आरबीसी काउंट की वजह से बढ़ जाती है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, सबसे पहला है हमारा इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। वन ऑफ द इमीडिएट रिस्पॉन्सेज टू हाई एल्टीट्यूड इज एन इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ। This helps to maintain adequate oxygenation of the blood and tissue despite the lower oxygen partial pressure in the atmosphere. क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, हमारे जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, जो हमारे बाकी के पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, वो ब्लड में जो चेंजेस आ रहे हैं ब्लड को गैसेस को लेकर के, उन सबको डिटेक्ट करते हैं। उन सबको डिटेक्ट करने के बाद वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को सिग्नल भेजते हैं और बोलते हैं कि देखो यार यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो तुम थोड़ा इसमें हेल्प करो हमारी। तो वहाँ से सिग्नल आता है, मेनली हमारी डीआरजी इस चीज़ को कंट्रोल करता है, गॉल्सर रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ा हुआ है इस बारे में हमने। तो इसके बाद वो चेंजेस लाता है, बोलता है कि ठीक है, मैं डायफ्राम को बोलता हूँ कि अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए रेस्पिरेशन की, मैं एब्डोमिनल मसल्स को बोलता हूँ कि वो भी पार्ट में रेस्पिरेशन में। तो ये सारे चेंजेस आते हैं। ओके। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक हाइपोक्सिया, low oxygen levels. The body stimulates the production of red blood cells which contain hemoglobin and carry oxygen from the lungs to the rest of the body. This increase in red blood cell production enhances oxygen carrying capacity, improving oxygen delivery to tissues. जैसे मैंने बताया कि आरबीसी काउंट बढ़ने से क्या होगा,
हमें पता है आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सो हीमोग्लोबिन क्या करता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर मैं बोलूं कि आरबीसी बढ़ा रहा हूं, दैट इनडायरेक्टली मीन्स मैं हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा कैरी होने लगी, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके। चेंजेस इन ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स में बी ऑल्टर्ड टू ऑप्टिमाइज ऑक्सीजन डिलीवरी। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन। क्लियर? जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन और फूड पहुंचाना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारे बॉडी की। सो जैसे ही हमारे चेंजेस आने शुरू होते हैं, जैसे ही हम एनवायरमेंटल कंडीशन अपनी चेंज करते हैं, तो बॉडी हमारा प्रेफर करती है कि सबसे पहले जो रिजर्व्स हैं हमारे ऑक्सीजन और फूड के, वो ब्रेन के पास जाएं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड हार्ट में इंक्रीज, while blood flow to less critical tissues such as the skin and gastrointestinal tract may decrease. Clear? Okay. Increase capillary density. Over time, the body may increase the density of capillaries, tiny blood vessels, जो एकदम terminal blood vessels होती हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे. In tissues, facilitating more efficient oxygen exchange between the blood and cells. अगर कैपिलरीज बढ़ेंगी, हमारे एक्सटेंसिव नेटवर्क बनेगा। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल दूं, रोड्स, ठीक है, हमारे पास नेशनल हाईवेज होता है, हमारे पास इंटरनेशनल हाईवेज होते हैं, हमारे पास स्टेट हाईवेज होते हैं, फिर हमारे जो हम देखते हैं गली मोहल्ले की रोड्स होती हैं, और ऐसे गाँव की रोड होती हैं। तो जैसे जैसे मैं इनका नंबर बढ़ाता जाऊंगा रोड्स का, तो वैसे ही ज़्यादा कनेक्टिविटी बैठेगी हमारे सारे जो सिस्टम है उसके बीच में। वैसे ही अगर मैं कैपिलरीज बढ़ाऊंगा, कैपिलरी हमारे यहाँ पे रोड्स के बराबर है, तो हर एक उस सेल तक मैं ऑक्सीजन डिलीवर कर पाऊंगा जिसको ज़रूरत है। क्लियर? जिस सेल को, जिस टिश्यू को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, मैं उस तक अपना जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर कर पाऊंगा। क्लियर? ओके। एनहांस प्रोडक्शन ऑफ वेसोडाइलेटर्स, द बॉडी में प्रोड्यूस मोर वेसोडाइलेटर्स सब्सटेंसेस दैट डायरेक्ट ब्लड वेसल्स टू इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज। क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी जो है ये नॉर्मल साइज है, आप समझो, तो इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आरबीसीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका डायमीटर बढ़ा दूँ, इसका साइज में बढ़ा दूं, तो ये उतने ही यूनिट में एक पर्टिकुलर स्पेस में ज़्यादा कैरी कर पाएगा हमारे आरबीसीज को। क्लियर? मैं इस सेक्शन को अगर देखूं तो इसमें मेरे को ज़्यादा आरबीसीज देखने मिलेंगे रादर देन इस सेक्शन के। क्लियर? नॉर्मल उसका एक जो होती है एक लेंथ नॉर्मल हम लेंगे, उसमें हम कंपेयर करते हैं। क्लियर? ओके। सो ये होता है हमारा एक्लिमेटाइजेशन। ये होता है हमारा एक्लिमेटाइजेशन। क्या क्या चेंजेस आते हैं? इंक्रीज ब्रीथिंग रेट हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इंक्रीज कैपिलरी डेंसिटी एंड एनहांस प्रोडक्शन ऑफ वेसोडाइलेटर्स। ये सारे चेंजेस हमको देखने मिलते हैं जब हमारी बॉडी एनवायरमेंटल चेंजेस के अंदर जाती है, जब एक्लिमेटाइज करती है। क्लियर? अब आते हैं हम डीकम्प्रेशन। अब आते हैं हम डीकम्प्रेशन सिकनेस पे। डीकम्प्रेशन सिकनेस हमको कब देखने मिलती है? जब कोई इंसान डीप सी में जाता है। क्लियर? डीप सी में जाता है, पानी के अंदर जाता है। अभी हमने देखा माउंटेन्स पे गए, हम ऊपर गए, अब हम देखेंगे जब पानी के अंदर जाते हैं। सो डीकम्प्रेशन सिकनेस यानी कि डीसीएस, कॉमनली नोन एज द बेंड्स। इसका नाम बेंड्स क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे कैपिलरीज के अंदर जब हम नीचे जाते हैं तो नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ता है, और नाइट्रोजन जो है हमारे कैपिलरीज में जाकर के डिसॉल्व हो जाती है। जब हम नॉर्मल सरफेस लेवल पे आते हैं, जब वापस से सरफेस लेवल पे आते हैं, तो ये नाइट्रोजन ऑफ कोर्स इसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया है, तो अभी कैपिलरीज में से डिसॉल्व होके निकलने लगती है, गैस है, ये एक्सचेंज होने लगती है कैपिलरीज में से ही ऐसे एंडोथेलियम के थ्रू। तो ये जो है एक पेनफुल सेंसेशन देती है हमको। तो ये जो है एक पेनफुल सेंसेशन देती है हमको, और इसी के नाम पे हमने इसको बेंड्स नाम दिया है। क्लियर? इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन डिसॉल्व्ड गैसेस, यूजुअली नाइट्रोजन, कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, form bubbles in the bloodstream and tissues as a result of rapid decompression. Decompress, देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन पहले प्रेजेंट है, मान लो नाइट्रोजन का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा इसके ऊपर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो ये क्या है, इसका साइज छोटा होता जाएगा, और ये हमारी कैपिलरी में जाकर के बैठ जाएगी। क्लियर? कैपिलरी में जाके बैठने के बाद यहाँ पे आएगा, नहीं सॉरी, मैं यहाँ बताता हूँ। तो ये अगर हमारा एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, गैस का, इसके बाद इस पर प्रेशर लगना शुरू हुआ, उसके बाद ये कैपिलरी में जाकर के बैठ गया, इतना छोटा मॉलिक्यूल बन गया। जब अब मैं इस पर प्रेशर कम कर दूं,
तो क्या होगा, ये वापस से अपने नॉर्मल साइज में आना शुरू होगा, वापस से इसका साइज बढ़ना शुरू होगा मॉलिक्यूल का, एंड उन्हीं कंडीशंस में इसको हम बोलेंगे डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन, कंप्रेस था पहले, अब वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, तो ये साइज बड़ा होता जाएगा मॉलिक्यूल का और एक कैपिलरीज में से एस्केप आउट करेगा, तो एक हमको बहुत ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन होती है। इट मोस्टली affects diverse astronauts and individuals exposed to sudden changes in atmospheric pressure, such as during rapid ascent from deep underwater dives or ascent from high altitude environments। दोनों ही चीज़ों में decompression sickness देखने मिलती है। हम यहाँ पे with respect to deep sea पढ़ रहे हैं, क्लियर? ओके, मैकेनिज्म क्या है इसका? When a person descends underwater or ascends to higher altitudes, the pressure surrounding the body increases or decreases। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम डीप सी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर? हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि प्रेशर जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा, सिंस हम पानी के अंदर जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है पानी के अंदर। अंडर प्रेशर गैसेस सच एज नाइट्रोजन डिजॉल्व इन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज में भी जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में भी जाएगा। इफ ascent occurs too quickly, especially after prolonged exposure to high pressure, the dissolved gases may form bubbles or as the pressure decreases। क्या होगा, वो गैस है, गैस को एक सर्टेन स्पेस चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। अब नाइट्रोजन कोई ऐसी गैस तो नहीं है कि उसको कोई कैरी कर रहा हो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन नाइट्रोजन को कोई कैरी करने वाला नहीं है, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एज अ बबल फॉर्म होती है, क्लियर? These bubbles can block blood vessels, disrupt blood flow and cause tissue damage, leading to range of symptoms collectively known as decompression sickness। इन गैस के बबल्स को पता है क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। अगले साल तुम लोग पैथोलॉजी में पढ़ोगे इस चीज को, एम्बोलिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये सारी चीजें, इसको अगर मैं और स्पेसिफिक बोलूँ तो ये गैस एम्बोलिज्म है, क्लियर? एयर एम्बोलिज्म, गैस एम्बोलिज्म, ऐसे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है? सो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पानी है, ठीक है? ये हम पानी के अंदर जाते जा रहे हैं और हमारा डाइवर यहाँ पे है, ठीक है? ये हमारा डाइवर है। अब क्या होगा, ये आ तो गया नीचे, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वाटर प्रेशर जो होता है पूरा बहुत ज़्यादा है, और नाइट्रोजन हमारे टिश्यूज़ में जा करके बैठ जाती है। फॉर एग्जांपल ये टिश्यूज़ है, सो नाइट्रोजन यहाँ बैठ जाएगी, और कहाँ बैठ जाएगी, जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पे, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में भी नाइट्रोजन ऐसे बबल्स फॉर्म कर लेगी, ठीक है? ये भी हमारा नाइट्रोजन है। अब अगर एकदम सडन से असेंड करूँ, यानी ऊपर जाने लगूँ मैं एकदम जल्दी से, तो ये बबल्स जो हैं कैपिलरीज में से और टिश्यूज में से निकलने लगते हैं, और अगर ये एकदम से निकलेंगे और इनका साइज बढ़ता जाता है, मैंने पढ़ा टाइम के साथ, जब ये छोटे हैं प्रेशर में तब तो इजीली अंदर आ गए, लेकिन अब प्रेशर कम होता जा रहा है तो इनका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और उसी कोशिश में ये पेनफुल हमको सेंसेशन देते हैं, क्लियर? पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए इसको हमने बेंड्स बोला है। ऐसा लगता है कि कोई मरोड़ रहा है पूरा, इसलिए उसको हमने बेंड्स बोला है, क्लियर? बेंड्स। सो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी एंड लोकेशन ऑफ द बबल्स, बट मे इंक्लूड जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा, क्लियर? जॉइंट पेन, फैटिग, थकान होगी, डिजीनीज एंड वर्टिगो, वर्टिगो क्या होता है? चक्कर आना, क्लियर? नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया होता है कि वॉमिट जैसी फील आना, एंड वॉमिटिंग हो जाना होता है, क्लियर? स्किन इचिंग और रैश, टिंगलिंग और नमनेस, पैरेस्थीसिया, नमनेस को हम पैरेस्थीसिया बोलते हैं, वीकनेस और पैरालिसिस, कंफ्यूजन और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड चेस्ट पेन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे किसके? डिकम्प्रेशन सिकनेस के। ये देखो डाइवर है, ये अंदर गया हुआ है पानी के, अब यहाँ से हर जगह से प्रेशर लगेगा और नाइट्रोजन जो गैसेज हैं पूरे अंदर जाके घुलने लगेंगी, ठीक है? प्रिवेंटिंग डिकम्प्रेशन सिकनेस प्राइमरली इन्वॉल्व्स फॉलोइंग सेफ डाइविंग प्रैक्टिसेस सच एज ascending slowly from gas to allow the gradual release of dissolved gases from the body, धीरे धीरे आना, अगर एकदम से आएंगे तो वो एकदम से बबल्स फॉर्म होकर के बाहर निकलेंगे। Following established dive tables और using dive computers to monitor ascent rates and decompression stops, मशीन्स लगी होती हैं जो आपने देखो वायर अटैच होता है पूरा, तो उसी के
एसेंट्रेट से वापस आना। लिमिटिंग डाइव डेप्थ एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ज़्यादा गहराई पे किसी को नहीं जाने देना और ज़्यादा जल्दी ले आना उनको थोड़ा सा। यूजिंग प्रॉपर ब्रीथिंग गैसेज एंड डिकम्प्रेशन प्रोसीजर्स फॉर टेक्निकल और डीप डाइव्स। क्लियर? अवॉइडिंग अल्कोहल कंजम्पशन बिफोर और आफ्टर डाइविंग एज इट कैन इम्पेयर जजमेंट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं जब डिकम्प्रेशन सिकनेस से हमको बचना होता है। क्लियर? सो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। अगर तुम लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, और अगर कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही जो है हम सारे यूनिट्स कवर करने वाले हैं। हम ब्लड कर चुके हैं, हम सीवीएस कर चुके हैं, सीएनएस थोड़ा सा कर चुके हैं, एंड अभी रेस्पिरेटरी भी खत्म हो चुका है हमारा। इसके बाद मसल भी करेंगे, हम रीनल भी करेंगे, एंडोक्राइन करेंगे, सारे जो है हम यूनिट्स कवर करने वाले हैं और जल्दी जल्दी मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और जल्दी जल्दी लेक्चर्स बनाऊँ और अच्छे से मैं लेक्चर्स बनाऊँ। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।